हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने प्रिपरेशन में लगे होंगे। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है थर्मल फिजिक्स एंड हीट ट्रांसफर का। तो ये जो थर्मल फिजिक्स है या हीट ट्रांसफर जो टॉपिक है उसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, आप लोग ने ये अपने डेली लाइफ में ऑब्जर्व किया होगा कि अगर आपने चाय रखी है तो वो थोड़ी देर बाद ठंडी हो जा रही है, ठीक है। या फिर किसी गर्म चीज़ पर आपने ऐसा अपना हाथ रखा, आपको लग रहा है कि वो गर्म है, आपको लग रहा है कि गर्म है, बट जब किसी और ने उसको टच किया उस टाइम पर तो वो कह रहा है नहीं, इतना गर्म नहीं है, ठीक है। तो ये एक चीज़ आपने देखी होगी कि किसी के लिए एक जो बॉडी है उसको टच करने पे फील हो रहा है कि वो गर्म है, दूसरे को फील हो रहा है कि वो गर्म नहीं है। तो ये जो हीट है उसकी डिफिनीशन क्या है, या फिर ये कह लीजिए कि इस तरीके कोई सिचुएशन जहाँ पर कोई कह रहा है कि ज़मीन के अंदर का पानी ठंडा होता है, कोई कह रहा है गर्म होता है। तो अब ये गर्म और ठंडा किस केस पे है, तो ये गर्म और ठंडे से मतलब क्या है, तो ये सब जानेंगे इस पे हम लोग। और रही बात हीट ट्रांसफ़र की, जैसे कि चाय रखा और वो क्या हुआ, थोड़ी देर बाद ठंडा हो गया, तो वो कैसे कैसे ठंडा होता है, वो ठंडे होने की प्रोसेस क्या है। तो ये ठंडा क्या है, ठंडे होने की प्रोसेस क्या है, हीट एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाती है, इसी को हम लोग थर्मल फिजिक्स और हीट ट्रांसफ़र के अंदर पढ़ते हैं। क्लियर। तो अब बात आती है कि हीट, आखिर ये हीट है क्या। तो एक्चुअली जो हीट है वो एक तरीके की फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कैरेक्टराइज्ड होती है किसी बॉडी के थर्मल स्टेट से, ठीक है। यानी कि जैसे कि एक हम लोग कोई आयरन लें और उसको सन में रख दें, तो उसमें क्या होगा, वो हीट अप हो जाएगा। तो हम उसको कहेंगे कि वो हीट अप हुआ। वो कब हुआ, जब सन से उसके ऊपर एनर्जी फॉल हुई और उस पे जो प्रेजेंट थे मॉलिक्यूल्स, एटम्स वगैरह, वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करने लगे। तो वो जो वाइब्रेशन होता है एटम्स मॉलिक्यूल्स का, उसकी वजह से जो एनर्जी होती है उसको हम लोग कहते हैं थर्मल एनर्जी या फिर हीट। क्लियर। तो ये चीज़ हमें समझ पे आ गई, ये होती है हीट। अब एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हीट जाती कैसे है, तो एक जगह से दूसरी जगह जो हीट ट्रांसफ़र होती है वो होती है जब भी किसी दो बॉडी में टेम्परेचर का डिफरेंस होता है। क्लियर। तो जैसे कि हम लोग के पास एक कोई बॉडी है ऐसे और दूसरी बॉडी है ऐसे। अब इसमें अगर टेम्परेचर T1 है और इसका टेम्परेचर T2 है, यानी कि दोनों डिफरेंट हैं, और यहाँ पर अगर ये ऐसा हो जाए T1 ग्रेटर देन T2, तो उस केस में इस बॉडी से हीट निकलकर इस बॉडी पर जाएगी। क्लियर। और अगर यहीं पर ये हो जाता कि जो सेकेंड वाली बॉडी है उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता और इस पे जो T1 वाली बॉडी है उसका टेम्परेचर कम होता, तो T2 वाली बॉडी से हीट निकलकर T1 पर जाती। और अगर दोनों का बराबर होता, अगर दोनों का टेम्परेचर क्या होता, बराबर होता, तो हीट कहीं से कहीं भी ट्रांसफ़र नहीं होती। उसको हम लोग कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। उस कंडीशन को क्या कहते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम। जब जो दो बॉडी हम लोग के पास हैं उनमें टेम्परेचर डिफरेंस ना हो तो उनको कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम में। क्लियर। तो अब चलते हैं आगे, समझते हैं टेम्परेचर को, क्योंकि मैंने टेम्परेचर शब्द का इस्तेमाल किया था। तो टेम्परेचर आखिर होता क्या है। और एक बात और मैं बता दूं कि जो हम लोग का आज हम लोग चीज़ें पढ़ रहे हैं वो थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग का है ये क्रैश कोर्स, तो उसमें चीज़ें बहुत ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं बताऊँगा, चीज़ें बताऊँगा सिर्फ मैं, ठीक है। उस पर कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करूँगा और जल्दी से जल्दी आगे बढ़ूँगा। क्लियर। तो अब यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो क्या है कि जैसा भी मैंने बताया कि ये एक प्रॉपर्टी होती है कुछ इस तरीके की जो डिसाइड करती है कि हीट किस बॉडी से किस बॉडी में ट्रांसफ़र होगी। क्लियर। तो वो जो प्रॉपर्टी है उसको हम लोग क्या कहते हैं, टेम्परेचर। और इसको कुछ ऐसा समझा जा सकता है जैसे कि बैटरी में हम लोग क्या करते थे, बैटरी का इस्तेमाल करते थे किसी सर्किट में करंट फ्लो कराने के लिए, हाँ या ना। तो ये जो बैटरी है वो क्या करता था, अगर ये बल्ब लगा है तो इसके ये जो दो पॉइंट्स थे, इन दो पॉइंट के बीच में क्रिएट करता था पोटेंशियल डिफरेंस। क्या क्रिएट करता था, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते था। तो जैसे यहाँ पर ये इस पॉइंट का पोटेंशियल होता है, इस पॉइंट का पोटेंशियल होता है, और इन दो पॉइंट में पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से यहाँ पर करंट फ्लो होता है। उसी तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि जो टेम्परेचर है वो इक्विवेलेंट टू वोल्टेज है।
जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है हीट के फ्लो होने से। बात क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो टेम्परेचर जो होता है उसका एसआई यूनिट होती है केल्विन। क्लियर? और इस केल्विन को हम लोग अगर रिप्रेजेंट करें एक सिंगल लेटर से, तो उसको ऐसे कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप लोग ने सुना होगा, गुड इवनिंग राणा, हेलो कीर्थना राजू, हेलो, कैसे हैं आप सब? तो अब आगे जो हम लोग को चीज़ें इस पे समझनी है वो क्या है कि टेम्परेचर हमने समझ लिया और ये देख लिया कि टेम्परेचर की वजह से जो हीट होती है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होती है। तो अगर अभी टेम्परेचर की बात करी है और वहां पर एक एसआई यूनिट उसकी थी केल्विन, तो क्या कोई और भी हम लोग के पास स्केल्स होती हैं जिसपे कि हम उसको मेजर करें? तो बिल्कुल, जो टेम्परेचर होता है किसी बॉडी का कुछ हो सकता है, ठीक है, कुछ है, बॉडी की अपनी प्रॉपर्टीज हैं, बट हम उसको मेजर किस हिसाब से कर रहे हैं वो मैटर करता है कि उसकी यूनिट हम लोग केल्विन में लिखेंगे या सेल्सियस में लिखेंगे या फिर फ़ारेनहाइट में लिखेंगे। जैसे कि ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि आप कितने लंबे हैं, आप उतने ही लंबे रहेंगे। अगर मैं सेंटीमीटर से मेज़र करूंगा तो वो जो निकल कर आएंगी यूनिट और जो उसका मैग्नीट्यूड वो डिफरेंट आएगा। अगर मैं मीटर्स पे मेज़र करूं तो वो डिफरेंट आएगा। अगर मैं फुट पे मेज़र करूं, इंचेस पे मेज़र करूं तो वो चीज़ें डिफरेंट निकल कर आएंगी। तो इसी तरीके से किसी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो होता है। क्लियर? हेलो विकी कुमार, कैसे हैं, कहाँ से हैं आप, कौन सा स्कूल है, ज़रा नेम मेंशन करिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ये जो स्केल्स ऑफ टेम्परेचर है, जैसे मैं बता रहा था कि बॉडी का जो टेम्परेचर है वो तो है ही जो है, हम उसको मेजर अलग अलग तरीके की जो स्केल्स होती हैं उनसे करते हैं। क्लियर? तो एक हम लोग की जो बहुत फेमस स्केल है वो है सेल्सियस स्केल। इसको हम लोग सेंटीग्रेड स्केल भी कहते हैं। तो जैसे कि ये सेल्सियस स्केल है तो ये होता है सर आपकी सैटरडे क्लास नहीं रहती है, सैटरडे को क्लास रहती है, बट किसी वजह से मैंने क्लास नहीं ली थी। क्लियर? तो इस वजह से विराट सर ने क्लास ली थी। अब देखते हैं इस पे कि ये जो सेल्सियस है, सेल्सियस यहाँ पर क्या है कि हम लोग के पास एक स्केल है जिससे कि हम लोग टेम्परेचर मेजर करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर ये हो गया एक हम लोग के पास मेजरिंग यूनिट। इसी से एक और, अगर इस बॉडी का हम लोग को टेम्परेचर मेजर करना है तो हम किसी और तरीके से भी इसको मेजर कर सकते हैं, किसी और स्केल से मेजर कर सकते हैं, और वो है फ़ारेनहाइट स्केल। वो क्या है? फ़ारेनहाइट स्केल। तो दूसरी क्या होती है हम लोग के पास? फ़ारेनहाइट स्केल। इसी तरीके से एक और होती है और वो जो स्केल है वो कहलाती है केल्विन स्केल। क्या कहलाती है? केल्विन स्केल। क्लियर? ठीक है, पिक्चर क्लियर नहीं दिख रही, अच्छा ये वाली, ओके, मैं अगली बार से कोशिश करूंगा ये थोड़ी बड़ी रहे। ठीक है, तो अब अभी तो चेंज नहीं कर सकते, इसको रखूंगा आगे से ध्यान। क्लियर? तो अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ये जो हम लोग के पास स्केल है, इससे हम लोग किसी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं। तो इतनी डिफरेंट स्केल होने का रीज़न क्या है? रीज़न हम बहुत ज़्यादा डीप में नहीं हैं कि ये कैसे चीज़ें बनी हैं, क्या है। सिंपल से ये समझेंगे कि हम लोग के पास थी सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल। अब ये जो दोनों सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल थी वो डिपेंडेंट थी कि कोई जो हम लोग के पास मटेरियल है उसका बॉइलिंग पॉइंट और उसके मेल्टिंग पॉइंट पर। तो ये दोनों जो स्केल्स थी ये दोनों डिपेंडेंट थी। क्लियर? ये दोनों डिपेंडेंट थी मटेरियल की प्रॉपर्टीज पर। तब जाकर केल्विन जो थे उन्होंने एक स्केल बनाई और वो स्केल इंडिपेंडेंट ऑफ मटेरियल जो भी हम लोग ले रहे हैं उसके थे। ठीक है, वो किसी मटेरियल पर डिपेंडेंट नहीं थी। तो ये वाली जो स्केल होती है यही हम लोग की होती है एसआई यूनिट, जब इस पे हम लोग मेजर करते हैं। क्लियर? तो अब ये जो तीनों स्केल हैं इनमें आपस में रिलेशन क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए, जैसे सेल्सियस की अगर बात की जाए, देखिए ये जो इन्फॉर्मेशन अभी मैंने पिछले इमेज पे दिख रही थी वही इन्फॉर्मेशन लिखी है। तो अगर वो इमेज अभी क्लियर नहीं है तो आप इसको भी देख सकते हैं। क्लियर? तो अब देखिए क्या है यहाँ पर कि ये जो सेल्सियस स्केल है वो क्या है कि अगर उस पर 0 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है, जिसको कि हम लोग जानते हैं कि वो आइस का फ्रीजिंग पॉइंट होता है या वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है, उसको हम लोग आइस पॉइंट भी कहते हैं। तो सेल्सियस जब 0 डिग्री दिखा रहा होगा
उसी सिचुएशन पर अगर मैं फ़ारेनहाइट स्केल से मेज़र करूं तो वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट दिखा रहा होगा, और अगर केल्विन स्केल में उसी चीज़ को मेज़र करेंगे, उसी पॉइंट को जहां पर जो वाटर है वो बर्फ़ वाली स्टेट में है, तो वो दिखाएगा कितना, 273.15 केल्विन। क्लियर। अब यहां पर जो है, जैसे कि स्टीम पॉइंट सेल्सियस स्केल पे वाटर का होता है कितना, 100 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट स्केल में वही पॉइंट दिखाएगा 212 फ़ारेनहाइट, और केल्विन स्केल में दिखाएगा 373.15 केल्विन। तो ये था हम लोग के उनके जो स्केल्स हैं उनके बीच में कंपैरिजन। अब क्या है कि हम लोग अगर एक सेल्सियस में कोई टेम्परेचर दिया है तो क्या उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर फ़ारेनहाइट में दिया है तो केल्विन में, या केल्विन में दिया है तो सेल्सियस में, क्या ऐसा कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं, और उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं कुछ इन रिलेशंस का। जैसे कि ये हम लोग का पहला रिलेशन है कि अगर हम लोग को टेम्परेचर जो दिया हो वो फ़ारेनहाइट स्केल का टेम्परेचर दिया हो, फ़ारेनहाइट में दिया हो, तो उस केस में हम लोग यहाँ पर लेट अस सपोज कि दे दिया कुछ ऐसा 45 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो हम लोग क्या करेंगे, 45 डिग्री फ़ारेनहाइट को यहाँ पर पुट कर देंगे, 45 यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, और फिर निकाल लेंगे कि सेंटीग्रेड में क्या वैल्यू निकल कर आएगी। और अगर सेंटीग्रेड में दिया या फिर सेल्सियस में दिया हुआ है तो सी यहाँ पर पुट करेंगे और फ़ारेनहाइट यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। और अगर हम लोग को सेंटीग्रेड में दिया है तो केल्विन इस तरीके से निकाला जा सकता है, यानी कि अगर 0 डिग्री सेल्सियस है यहाँ पर तो वो केल्विन 273.15 हो जाएगा, और अगर वो 100 डिग्री सेल्सियस है तो 273.15 ऐड करेंगे तो 373.15 केल्विन हो जाएगा। क्लियर। ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है इससे। और अगर फ़ारेनहाइट में दिया और फिर केल्विन में पूछा है तो फ़ारेनहाइट से पहले सेल्सियस में आएंगे और फिर सेल्सियस से केल्विन में। ठीक है, ऑल क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कि अभी हम लोगों ने समझा हीट क्या होती है, जो हम लोग के मेजरिंग स्केल है टेम्परेचर को, या टेम्परेचर क्या होता है, उसके बाद फिर जो मेजरिंग डिवाइसेस होती हैं थर्मोमीटर, वो समझा। तो अब चलते हैं हम लोग थर्मोमेट्री पे कि ये थर्मोमेट्री आखिर होता क्या है। तो हम लोग के पास डिवाइस आ गया, स्केल आ गई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। तो जो थर्मोमेट्री होता है हम लोग का ब्रांच, वो होता है फिजिक्स का ऐसा ब्रांच जहां पर हम लोग मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर से डील करते हैं। ऑब्जेक्ट्स के टेम्परेचर मेजर करना और फिर उसकी स्टडी करना, उसको वो कहलाता है हम लोग का थर्मोमेट्री। क्लियर। तो अभी हम लोग को वो देखो थर्मोमेट्री क्या होता है, उस पर बहुत ज़्यादा आगे क्या होता है वो जानने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो यहाँ पर हमारे काम का है वो काम का ये है कि जैसे कि अभी आपको ये दिख रहा होगा कि थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ में आने क्या वाला है। देखिए एक्चुअली इसमें क्या है कि जैसे कि आप लोग को दे दिया जाए कुछ ऐसा कि यहाँ कोई प्रॉपर्टी है जहाँ पर ये दिया है कि जो टेम्परेचर है वो x0 है, ठीक है, दूसरा x100 दे दिया और तीसरा x डेट दिया, ठीक है। यानी कि अगर इसको फिर से हम लोग पढ़ें तो देखिए क्या लिखा है, लेट द थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस एंड T डिग्री सेल्सियस। वो कैसी हम लोग की अननोन है, कुछ क्या है यहाँ पर, कुछ ऐसा है। क्लियर। x0, x100 एंड xt। तो अगर हम लोग को xt फाइंड करना है या t फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे? तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए जैसे यहाँ पर दिया ना कि 0 डिग्री सेल्सियस पे तो ये प्रॉपर्टी है, 100 डिग्री सेल्सियस में ये प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पर जो xt प्रॉपर्टी है वो t है वो t कौन सी वैल्यू होगी। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे जो कि है ऐसा। इसमें क्या है कि T टेम्परेचर वाली जो प्रॉपर्टी है उसको हम लोग ने रखा, -0 डिग्री सेल्सियस पे जो प्रॉपर्टी है उसको किया डिवाइडेड बाई T रखा, और यहाँ पर क्या है कि x100 माइनस x0 अपॉन x100, और इसी से हम लोग निकाल सकते हैं T की वैल्यू। क्लियर। ये निकल कर आ गया कि T इज इक्वल टू xt माइनस x0 डिवाइडेड बाई x100 माइनस x0 इंटू 100 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरीके से हम लोग के पास T निकल कर आ जाएगा कि जो xt प्रॉपर्टी है हम लोग के पास, ठीक है, वो किस टेम्परेचर पर लाई कर रही है। तो यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए थर्मल एक्सपेंशन की बात है। तो थर्मल एक्सपेंशन पे हम लोग को क्या करना है कि जो हम लोग के पास अभी हम लोग ने देखा है कि हीट टेम्परेचर से जुड़ी हुई जो स्केल्स हैं वो, तो अब अगर हम लोग ये देखें
कि कोई हम लोग के पास बॉडी है, ठीक है, अब वो बॉडी सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, कैसी भी है, उस बॉडी को अगर हम लोग हीट करें, क्या करें, हीट करें, तो वो क्या होगा, वो एक्सपैंड करेगा। क्या करेगा, एक्सपैंड करेगा। तो वो जो हम लोग की प्रॉपर्टी होती है कि जब भी किसी मटेरियल को या ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करते हैं, हीट देते हैं, तो वो क्या करता है, एक्सपैंड करता है। उसको हम लोग कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन। क्या हो जाता है वो, थर्मल एक्सपेंशन। तो ऑलमोस्ट ऑल सब्सटेंसेस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, वो एक्सपैंड होते हैं जब हम लोग क्या करते हैं, उनको हीट करते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जब उनको कूल किया जाता है। क्लियर। तो देखिए, हीट और कूल का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि एक बल्ब, एक कमरा है, ठीक है, एक क्या है, कमरा है, और उस कमरे में बल्ब लगा हुआ है। क्लियर, उस कमरे में बल्ब लगा हुआ है, तो और वो पूरा का पूरा कमरा बंद है, उस पर ना तो कहीं खिड़की है ना दरवाजे, कुछ ना कुछ कहीं से लाइट नहीं आ सकती। तो अब अगर मैं यहां पर क्या करूं, बल्ब को बंद कर दूं, यहां से बल्ब को क्या कर दूं, बंद कर दूं, हटा ही दूं बल्ब को, तो कमरे में क्या हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंधेरा। यानी कि जब लाइट नहीं थी उस कंडीशन को बोल दिया गया अंधेरा। ठीक है, लॉस ऑफ लाइट। हाँ, ये सर, ये तापीय विस्तार, थर्मल एक्सपेंशन ही है। हाँ देखो, अभी क्या है कि अभी हम लोग ध्यान देंगे थोड़ा इस पे। ये जो हिंदी में लिखा हुआ है ना, इसको अभी इस पे नहीं जाते हैं। क्यों, रीज़न बिहाइंड इट कि ये जो यहाँ से कन्वर्जन हुआ है वो हुआ है गूगल ट्रांसलेट से। तो हो सकता है वो एकदम लिटरल मीनिंग दे रहा हो, इस वजह से जो टेक्निकल टर्म्स हैं वो हम लोग पूरा इंग्लिश में ही पढ़ेंगे। तो ये थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल विस्तार है या नहीं है, ये मैं नहीं बता सकता। क्लियर, वो हिंदी में वो चीज़ है या नहीं है, वो अभी अगर मैं कुछ कह दूंगा तो गलत हो सकता है, तो गलत इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट नहीं होनी चाहिए। तो अभी क्या करेंगे, ये वाला जो पार्ट है इसको इग्नोर करते हैं। लिखा है, लिखा रहने दो। समझ पे आ रहा है इंग्लिश वाले से, तो इंग्लिश वाला देखो। क्लियर, थोड़ा सा अभी इस पे और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो वो हो जाएगा। अभी हम लोग क्या करते हैं, इस पे फोकस करते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पर क्या है कि जो थर्मल एक्सपेंशन की बात हो रही थी, उस पर फिर मैं हीट में चला गया था, लॉस ऑफ लाइट यहाँ पर जैसा था। तो अभी देखते क्या है कि जब लाइट नहीं है तो वहाँ पर क्या हो गया, डार्क हो गया। लाइट नहीं है तो वो डार्क हो गया। इसी तरीके से अगर कोई बॉडी है, उसमें से हीट क्या हो जाए, निकले, तो धीरे धीरे क्या होगा, उसकी हीट निकलती जाएगी और वो कूल होता जाएगा। वो क्या होता जाएगा, कूल होता जाएगा। तो हॉटनेस और जो कूलनेस होती है वो एक कंपैरिजन है। जैसे कि हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर ये बॉडी यहाँ पर है और उसका टेम्परेचर T1 है, और फिर यहाँ पे दूसरी बॉडी रख दी गई और उसका टेम्परेचर है T2, और T2 का टेम्परेचर अगर ज़्यादा है T1 से, तो हम लोग कहेंगे कि ये वाली जो बॉडी है वो गर्म है और ये वाली बॉडी ठंडी है। ठीक है, ये हो गया अभी के हिसाब से कूल और ये हो गया हॉट। इसी में अगर कोई तीसरी बॉडी आ जाए जिसका टेम्परेचर अगर T0 मान लें, उसका टेम्परेचर और कम है T1 से, तो उस केस में ये वाली बॉडी है, इस बॉडी का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हम लोग ये नहीं कहेंगे अब कि वो कूल ऐसा कुछ है। ठीक है, हम लोग इस पे कहेंगे कि ये जो बॉडी है इसका टेम्परेचर सबसे कम है, इसका ज़्यादा है और इसका और ज़्यादा है। यानी कि ये हॉट है, ये उससे कम हॉट है, और ये उससे और कम हॉट है। ये चीज़ हम बोलेंगे, क्योंकि कूल जैसा कोई चीज़ नहीं होती, वो कंपैरिजन होता है। तो ये वाली भी हॉट है, ये वाली भी हॉट है, बट कैसी है, ये सबसे ज़्यादा हॉट है, ये उससे कम हॉट है, ये उससे भी कम हॉट है। बात समझ पे आई? वरना फिर क्या हो जाता कि अगर ये कूल है तो फिर ये क्या है, अगर ये कूल है तो फिर ये क्या है, ये बात आ जाती। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, ये सारे रिलेटिव टर्म्स हैं, तो इनको बहुत ध्यान से हमें इस्तेमाल करना होता है। क्लियर? अब बढ़ते हैं आगे और चलते हैं, समझते हैं कि जो थर्मल एक्सपेंशन की बात थी, जैसे मैंने कहा कि थर्मल एक्सपेंशन हम लोग का सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में होता है। तो अगर सॉलिड में पढ़ें
कि जो थर्मल एक्सपेंशन है वो किस तरीके से होता है। तो वो क्या क्या होता है, देखो वो कुछ 3 तरीके का थर्मल एक्सपेंशन होता है। पहला होता है लीनियर एक्सपेंशन, दूसरा होता है सुपरफिशियल एक्सपेंशन और एरियल एक्सपेंशन, और तीसरा है वॉल्यूम और क्यूबिकल एक्सपेंशन। तो देखो लीनियर एक्सपेंशन का क्या मतलब है। लीनियर एक्सपेंशन का मतलब ये है कि अगर कोई हम लोग के पास ऐसा रॉड है और उसको हीट किया जाए, उसको हीट करने की वजह से उसकी लेंथ थोड़ी सी बढ़ जाए। क्या हो जाए, लेंथ थोड़ी सी बढ़ जाए। पहले इतनी थी और अब क्या हो गई, L0 प्लस कुछ लेंथ बढ़ गया, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, एक्सपेंशन। इसी तरीके से अगर कोई एक शीट ऑफ मेटल है या किसी भी तरीके का सॉलिड है, जरूरी नहीं मेटल हो, सॉलिड है किसी भी तरीके का, और फिर उसको जब हीट किया गया, उसको हीट करने के बाद ये थोड़ा सा बढ़ गया और बढ़ के कुछ इस साइज का ऐसे फॉर्म हो गया। क्लियर, बिल्कुल बिल्कुल राना, हम सिर्फ हॉटनेस के टर्म्स में ही ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं। हम लोग कभी भी ऐसा कूल चीज नहीं देखते, कोई कूल नहीं होता कुछ, सब कंपैरिजन होता है हॉटनेस का। ये हॉटनेस एक प्रॉपर्टी, जैसे कि एक लाइट एक प्रॉपर्टी है, डार्कनेस कुछ नहीं होता। डार्कनेस क्या है, जब वहां पर कंप्लीट लॉस ऑफ लाइट हो, वो हो जाता है एकदम डार्क, ठीक है। तो इसी तरीके से जो हम लोग का यहां पर हीट की बात होती है, तो ये बॉडी है, इसमें बहुत ज्यादा हीट है, इसमें और कम है, इसमें और कम है, इसमें और कम है, ये बोलते हैं हम। क्लियर, तो सारी की सारी जो होती है टर्म्स में हम लोग किसके देखते हैं, हॉटनेस के टर्म्स पे देखते हैं, ठीक है। उस पर कितनी हीट है, हीट के टर्म्स पे हर ऑब्जेक्ट को देखते हैं। क्लियर, तो अब मैं क्या बता रहा था यहाँ पे, सुपरफिशियल एक्सपेंशन। तो ये हो जाएगा क्या, सुपरफिशियल एक्सपेंशन या फिर एरियल एक्सपेंशन, जब उसका एरिया एक्सपेंशन हो, 2 डायमेंशन में एक्सपेंशन हो हीट देने की वजह से, वो कहलाता है हम लोग का थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड इन सुपरफिशियल वे, ठीक है। तो इसी तरीके से एक और एक्सपेंशन होता है और वो होता है वॉल्यूम एक्सपेंशन या फिर क्यूबिकल एक्सपेंशन भी कहते हैं। तो वॉल्यूम एक्सपेंशन जो होता है, वॉल्यूम एक्सपेंशन में एक्चुअली होता क्या है कि जब भी हम लोग हीट करते हैं तो वो क्या होता है, 3 डायमेंशन में एक्सपेंड करता है। तो वो जो एक्सपेंशन होता है 3 डायमेंशन में, उसको हम लोग कहते हैं वॉल्यूम एक्सपेंशन। ये कुछ बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे कि आप अगर चने की बात करें, भले ही वहां पर हीट से ना हो, बट चने को अगर हम लोग पानी में डाल दें तो वो क्या होता है, बड़ा हो जाता है, साइज में फूल जाता है। तो वो जो एक्सपेंशन हुआ वो किस तरीके का एक्सपेंशन है, वॉल्यूम एक्सपेंशन है। क्या है वो, वॉल्यूम एक्सपेंशन है। क्लियर, तो अब वो एक्सपेंशन अगर हीट देने की वजह से हो तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है हम लोग का थर्मल एक्सपेंशन। किस तरीके का, वॉल्यूम एक्सपेंशन हो। क्लियर, अब चलते हैं इस पे एक एक करके पढ़ते हैं कि इससे रिलेटेड फॉर्मूले क्या होते हैं और किस तरीके से हम लोग उनको सॉल्व करते हैं, समझते हैं। तो सबसे पहला आता है हम लोग का लीनियर एक्सपेंशन। आखिर ये लीनियर एक्सपेंशन होता क्या है, तो जैसे कि मैं बता चुका हूं कि अगर हम लोग के पास कोई एक वायर है या कोई रॉड है जिसपे कि हम लोग सिर्फ ये मान रहे हैं कि वो 1 डायमेंशनल है। कैसा है वो, 1 डायमेंशनल है, तो उस केस में वो क्या होता है, L0 ऐसा लेंथ हम लोग ले लेते हैं। क्लियर, तो ये जो हम लोग ने लेंथ ली L0 की, वो हम लोग के पास पहले से थी। अब उसको क्या किया, कुछ दिया टेम्परेचर, ठीक है। अभी मान लीजिए कि इसका टेम्परेचर, इस बॉडी का टेम्परेचर है T, इस बॉडी का भी टेम्परेचर है T, और फिर इसको कुछ हीट दी। क्या दी, इसको कुछ हीट दी। तो वो जो हीट हम लोग ने दी है, वो हीट देने की वजह से होगा क्या कि ये जो लेंथ है L0 वो थोड़ा सा एक्सपेंड होगी। क्या होगी, एक्सपेंड होगी, और वो कुछ बन जाएगा कि उस पर जो एक्सपेंशन है वो कितना होगा, वो कुछ होगा इतना। कितना होगा, इतना होगा। क्लियर, तो ये होता है हम लोग का कि ये यहाँ पर ये डेल्टा टी होगा, ये कैपिटल टी नहीं यहाँ पर होगा, ये डेल्टा टी होगा। डेल्टा टी मतलब कि जितना हम लोग ने टेम्परेचर इंक्रीज किया है, कि अभी ये बॉडी थी L0 लेंथ की, इसका टेम्परेचर T था, फिर इसको डेल्टा टी हीट दी, मतलब इतना टेम्परेचर चेंज किया। देखो ये जो होता है, अब देखो थर्मल एनर्जी यहाँ पर हम लोग, मेरी स्केप नहीं हो रही,
ठीक है, जिसकी वजह से मुझे क्या लग रही है, गर्मी लग रही है। तो मैंने अपनी जो जैकेट थी उसको उतार दी, जिसकी वजह से जो हीट एनर्जी है वो स्केप करे। तो अभी इसको आगे पढ़ेंगे कि जो हीट होती है वो कैसे स्केप वगैरह करती है एक जगह से दूसरी जगह होता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल इंक्रीज होगा। तो अब यहाँ पर क्या किया, टेम्परेचर जब हम लोग ने चेंज किया, कितना चेंज किया, डेल्टा टी, क्योंकि डेल्टा का मतलब ही होता है चेंज इन, डेल्टा का मतलब हो गया चेंज इन, और किसकी बात हो रही, टेम्परेचर की। तो इतना जब हम लोग ने टेम्परेचर चेंज किया उसकी वजह से कुछ डेल्टा एल लंबाई बढ़ गई। अब ये जो एक्सपेंशन होगा दोनों डायरेक्शन में हो सकता है, थोड़ा सा इस तरफ हो जाए और थोड़ा सा इस तरफ हो जाए। तो ये दोनों जो चेंज हैं इनको मिलाकर मैं एक तरफ भी लिख सकता हूं। ठीक है, एक तरफ लिख सकता हूं कि इतना मान लीजिए चेंज हो गया। ठीक है, मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि इतना चेंज ऐसा कुछ हो गया। तो ये जो होगा वो हो जाएगा डेल्टा एल, ये जो इतना इंक्रीज हुआ किस वजह से हुआ, जब हम लोग ने डेल्टा टी टेम्परेचर दिया उसको। ठीक है, बढ़ाया, चेंज हुआ इतना। क्लियर। तो यहां से हम लोग का निकल के आ जाता है। और ये जो अल्फा दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, अल्फा इस जगह पर, ये जो अल्फा होता है वो होता है कि हम लोग का कोई ऑब्जेक्ट जो है टेम्परेचर देने में किस रेट से बढ़ रहा है। ठीक है, यहां पर, और सर उसकी रेडियस भी इंक्रीज होगी, वॉल्यूम इंक्रीज करता है। देखो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं उस पे कि एक पतली सी रॉड है और उस पे किसी भी तरीके से रेडियस में इंक्रीज नहीं हो रहा। अगर हम लोग मान लेते हैं कि वो रेडियस में भी इंक्रीज हो रहा है तो फिर उस पे, क्योंकि उसका फिर पूरा वॉल्यूम में इंक्रीज होगा, तो फिर हम लोग वॉल्यूम एक्सपेंशन वाला लगाएंगे। बट एक्चुअली अभी क्या है, देखो केस यहां पर क्या है कि सिर्फ हम लोग अभी फोकस कर रहे हैं उसकी लेंथ किस हिसाब से बढ़ रही है उस बात पर। तो उस केस के लिए यहां पर बिल्कुल आपने जो पॉइंट आउट किया है बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया है कि जो उसका अगर हम लोग किसी रॉड को हीट दें तो वो एक्सपैंड होगी, उसका रेडियस भी बढ़ेगा और उसकी लेंथ भी बढ़ेगी। बट एक्चुअली बात ये है कि जो रेडियस वाला पोर्शन होगा, जो रेडियस में इंक्रीज होगा, वो बहुत छोटा होगा लेंथ के एक्सपेंशन से। क्योंकि मैं शुरुआत में ही मान के चल रहा हूं कि जो आर है वो लेस देन एल है। तो जब आर लेस देन एल है फिर उस पर चेंज भी हम लोग के छोटे छोटे हैं तो वो और छोटा हो जाएगा, जिसकी वजह से हम लोग जो डेल आर है उसका एक्सपेंशन क्या कर सकते हैं, नेग्लिजिबल ले सकते हैं। तो ये रीजन है कि अभी हम लोग स्टडी जो करना चाह रहे हैं वो करना चाह रहे हैं लीनियर एक्सपेंशन की। ठीक है, तो यहां पर अभी क्या ले रहे हैं कि एक ऐसी रॉड है या एक ऐसा वायर है जिसमें कि जो आर है वो बहुत छोटी है एज कंपेयर टू एल। तो यानी कि सिर्फ एक लाइन जैसा दिख रहा है, उस पर कोई रेडियस हम लोग नहीं मान रहे। क्लियर। बट जब जाते हैं हम लोग रियल लाइफ में तो चीजें थोड़ा डिफरेंट होती हैं, तो सब फिर हम लोग को और बढ़ानी होती हैं चीजें। तो अब चलते हैं यहां पर कि जो अल्फा निकल कर आया, अल्फा क्या है, तो अल्फा को हम लोग कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। आखिर ये मतलब बताता क्या है, तो देखो बताता कुछ ऐसा है जैसे कि आप हैं, आपका फ्रेंड है, ठीक है, और उन दोनों ने गलती से एक हॉट कप को टच कर लिया। तो अब क्या होगा, आपका रिएक्शन और आपके फ्रेंड का रिएक्शन जरूरी नहीं है सेम हो। यानी कि आप हो सकता है कि अगर कप को आपने ऐसे टच किया तो आप ऐसे हाथ बहुत तेजी से अपना पीछे झटका, अपने हाथ को झटके के साथ हटा लिया। बट आपका फ्रेंड हो सकता है कि वो क्या करे, जैसे कि इसको टच किया तो बड़े आराम से ऐसे करे। तो देखो ये जो बॉडी है, बॉडी में हीट कितनी है उसके रिस्पॉन्स आपने अलग अलग तरीके से दिए। इसी तरीके से जो हम लोग के मेटल्स होते हैं या दूसरे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो भी जो उनको हीट दी जाती है उस हीट का वो अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्स देते हैं। यानी कि कोई सेम अमाउंट ऑफ हीट देने में ज़्यादा फैलता है और कोई सेम अमाउंट ऑफ हीट देने में पहले के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम फैलता है। क्लियर। तो ये जो अल्फा होता है वो होता है उस पर्टिकुलर मटेरियल की प्रॉपर्टी कि इतना अगर हम लोग टेम्परेचर देंगे तो वो दोनों कितने एक्सपेंड होंगे। बात समझ पे आई। और ये जो डिफाइन होता है हम लोग का वो होता है अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल नॉट डेल्टा टी। क्लियर। ये होता है हम लोग का अल्फा कि कितना चेंज हुआ उस पर्टिकुलर मटेरियल का जो है लेंथ, वो उस रॉड का लेंथ, जितना हम लोग ने टेम्परेचर चेंज किया और उसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं टोटल लेंथ से।
यानी कि पर यूनिट लेंथ कितनी चेंज हुई, हम लोग जितना भी उसको एनर्जी दे रहे हैं। ठीक है, तो अब यहां पर चलते हैं आगे कि ये जो है कि फाइनल लेंथ की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो फाइनल लेंथ क्या हो जाएगी कि जितना हम लोग का इनिशियल लेंथ थी उसमें ऐड कर दें जो हम लोग का जो लेंथ है वो एक्सपैंड हुआ है, तो एल जो फाइनल हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, एल नॉट प्लस ये जो चेंज इन लेंथ हुआ है। तो चेंज इन लेंथ को जब हम लोग यहाँ पे करेंगे तो वो क्या बन जाएगा ऐसा, और चेंज इन लेंथ जो है हम लोग की वो कितनी है, यहाँ पर ये डेल्टा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा डेल्टा टी है। तो डेल्टा एल इज इक्वल टू एल नॉट एल्फा डेल्टा टी, तो ये बन जाएगा एल एफ इज इक्वल टू एल नॉट प्लस एल नॉट एल्फा डेल्टा टी इक्वल टू एल नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। हम लोग ने एल नॉट यहाँ पर कॉमन ले लिया, तो यानी कि जो एल फाइनल बनेगा वो हो जाएगा एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। और इस तरीके का एक्सप्रेशन आपने तब भी देखा होगा जब हम लोग ये पढ़ रहे थे करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला, जहां पर जो रेजिस्टेंस था वो देखना था कि टेम्परेचर के साथ कैसे डिपेंडेंट होता है, तो उसमें भी कुछ इसी तरीके का फॉर्मूला हम लोग का निकल कर आ रहा था। क्लियर, तो अब बढ़ते हैं आगे और चलते हैं सुपरफिशियल एक्सपेंशन या फिर एरियल एक्सपेंशन पे। क्लियर, हाँ, हम जो वॉल्यूम एक्सपेंशन है उसको आगे पढ़ेंगे, जस्ट इसके बाद वॉल्यूम एक्सपेंशन पढ़ने वाले। तो अभी क्या है यहाँ पर कि जो ये है एरियल एक्सपेंशन, तो यानी कि जब एरिया में एक्सपेंशन होता है उसकी हम लोग बात करते हैं। तो देखिए आखिर इस पे चीज़ें निकल करके आती हैं, तो ये हैं कुछ चीज़ें कि जो जैसे अभी मैंने बताया कि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं सेम अमाउंट ऑफ हीट देने में अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं और अलग अलग तरीके से एक्सपेंड होते हैं। ठीक है, एक्सपेंशन होता है बट उतना ज़्यादा रिएक्शन वो दे रहा है दूसरे कंपैरिजन में नहीं, या उतना ज़्यादा एक्सपेंड हो रहा है या नहीं, वो अलग अलग सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है हर एक मटेरियल की। तो वो जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम लोग कहते हैं बीटा, और इसको कहते हैं हम लोग कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। और ये निकल कर आता है कि चेंज इन एरिया डिवाइडेड बाई ए नॉट इंटू डेल्टा टी। क्लियर, तो इसको भी हम लोग क्या कर देते हैं, डेल्टा टी से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का एक्सप्रेशन होता है बीटा का। और अब जो है हम लोग के पास वो क्या है कि अगर ये जो सीट थी इसका शुरुआत में एरिया ए नॉट था, तो ये वाला ए नॉट है, और इसमें जो चेंज हुआ एरिया का वो कितना हुआ, वो हुआ डेल्टा है, यानी कि जो बढ़ा ये वाला एरिया, ये हो गया डेल्टा ए। ये कितना हो गया, डेल्टा ए। तो डेल्टा ए डिवाइडेड बाई ए नॉट इंटू जितना हम लोग ने टेम्परेचर उस पर चेंज किया था वो हो गया ये डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा टी को हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं कि मान लीजिए इनिशियली उसका टेम्परेचर टी था, कितना था, टी था या टी आई था, और फाइनल क्या हो गया, टेम्परेचर उसका टी एफ हो गया, तो जो डेल्टा टी बनेगा वो बन जाएगा टी एफ माइनस टी आई। ठीक है, इस तरीके से भी हम लोग यहाँ पर एक्सप्रेशन इसको लिख सकते हैं। तो ये जो हम लोग का निकल कर आएगा वो निकल कर आ जाएगा, अगर फाइनल एरिया देखना है कि कितना होगा तो वो हो जाएगा ए नॉट प्लस डेल्टा ए, और डेल्टा ए की जगह पर जब हम लोग यहाँ से पुट कर देंगे तो वो बन जाएगा कितना, ए नॉट 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। क्लियर, ये चीज़ हम लोग का बन जाएगा। क्लियर, तो अब बढ़ते हैं आगे और चलते हैं वॉल्यूम एक्सपेंशन पे। तो देखिए जैसे कि अभी हम लोग रॉड की लेंथ की या फिर कह लीजिए कि वायर की लेंथ की बात कर रहे थे, फिर कोई एक शीट थी उसके एरिया की बात कर रहे थे, तो इसी तरीके से अब बात करेंगे उसके वॉल्यूम में एक्सपेंशन की। कोई ऑब्जेक्ट है तो उसके वॉल्यूम के एक्सपेंशन की हम लोग यहां पर बात करेंगे। ठीक है, तो क्या है यहां पर, जैसे कि ये जो गामा है उसको हम लोग कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो बिल्कुल ये वैसा ही डिफाइंड है, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाई इनिशियल वॉल्यूम इनटू चेंज इन टेम्परेचर, और ये चेंज इन टेम्परेचर क्या हो जाएगा हम लोग का, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। क्लियर, और अगर हम लोग को फाइनल वॉल्यूम बताना है कि कितना होगा वो हो जाएगा वी एफ इज इक्वल टू वी नॉट प्लस 1 प्लस गामा डेल्टा टी। ये हम लोग का निकल कर आ जाएगा। क्लियर, तो ये है हम लोग का वॉल्यूम एक्सपेंशन। और जो भी हम लोग अपने चारों तरफ ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं वो इन एक्सपेंशन को ध्यान में रखकर बनाते हैं। जैसे कि आपने अगर कभी देखा हो कि जो ब्रिजेस होते हैं, ब्रिजेस में हम लोग कुछ इस तरीके के शेप को देखने को मिलता है, जो उनकी स्लैब होती हैं, जैसे कि इस तरीके का कुछ उस पर अरेंजमेंट बना होता है। तो ये जो अरेंजमेंट होता है वो इसलिए होता है, ये इस तरीके से ये रोड है, ठीक है,
ये रोड है उसकी, जो भी ब्रिज है उसकी। क्लियर? इस तरीके से अगर मैं बनाना चाहूँ, इसके ऊपर यहाँ पर कार चल रही है, तो ये जो यहाँ पर हम लोग ऐसे गैप दे रहे हैं, जो भी ब्रिज है उसको पहली बात तो टुकड़ों में बनाया जाता है, दूसरा उनके बीच में थोड़ी सी स्पेस छोड़ी जाती है और यहाँ पर एक मेटल के ऐसे टुकड़े लगे होते हैं बड़े बड़े। तो ये वाली जो स्पेस होती है बीच में, ये जो दिख रही है, तो जब गर्मी होती है दोनों तरफ ये जो पूरी की पूरी रोड होती है वो एक्सपैंड करती है। क्या करती है? एक्सपैंड करती है उस, और इधर वाला भी एक्सपैंड करता है, तो ये जो गैप होता है वहाँ पर वो गैप ऐसा फिल अप हो जाता है। और जैसे ही धीरे धीरे जो टेम्परेचर होता है मौसम का कम होता जाता है, ठंडी आती है, तो ये जो होते हैं हम लोग के मटेरियल वो कैसे होते हैं? श्रिंक करते हैं, जिसकी वजह से इनके बीच में थोड़ा सा ऐसा गैप डेवलप हो जाता है। और अगर हम लोग इस तरीके से ना बनाएं तो ब्रिजेस में पड़ जाएंगे क्रैक्स और वो टूट जाएंगे। क्लियर? तो इस वजह से हम लोग का जो ब्रिज का डिज़ाइन होता है या दूसरे किसी भी हम लोग का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उस पर इस चीज़ को ध्यान में रखते हैं। इसी तरीके से जो रेल्स होती हैं, ठीक है, पटरियाँ जिन्हें कहते हैं, उनमें भी दो पटरियों को जोड़ते वक्त थोड़ा सा गैप रखा जाता है, वो भी मौसम को देखते हुए कि किस मौसम में रख रहे हैं। तो वो पहले से ही कैलकुलेटेड होता है कि अगर इस मौसम में लगा रहे हैं तो इतना टेम्परेचर हम लोग को अगर इस मौसम में लगा रहे हैं तो टेम्परेचर देखते हुए हम लोग को इतना गैप रखना है, अगर ठंडियों में लगा रहे हैं तो इतना गैप रखना है, गर्मियों में लगा रहे हैं तो इतना गैप रखना है। क्योंकि उतना गैप जब हम लोग लेकर चलेंगे तो जब गर्मी, मान लीजिए ठंडी में लगा दिया, ठीक है, ठंड में इतना गैप करके लगा दिया, तो जब गर्मी आएगी तो ये थोड़ा सा इधर एक्सपेंड हो जाएगा, इधर एक्सपेंड हो जाएगा, तो हम लोग का काम बन जाएगा। वरना होगा क्या कि अगर ठंडियों के केस में दो रेल्स को ऐसे टच करते हुए ऐसे रख दिए, तो जब इसको ऐसे टच करते हुए रख देंगे तो होगा क्या, जैसे ही ये गर्मी आएंगी और ये एक्सपैंड होगा, तो एक्सपेंशन की वजह से ये इस पे फोर्स लगाएगा और ये इस पे फोर्स लगाएगा, जिसकी वजह से अब इनको, क्योंकि ये बंधी हुई होती हैं, ठीक है, यहाँ पर जो ऐसे बंधे हुए जो पड़े रहते हैं नीचे, स्लीपर जिन्हें कहते हैं, वो उनके साथ बंधे होने की वजह से ये कहीं इधर उधर नहीं जा सकती। तो होता क्या है, ये एक दूसरे को पुश करती हैं, जिसकी वजह से ये जो रेल्स होंगी वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी, और जैसे ही टेढ़ी मेढ़ी होंगी वैसे ही एक हादसा हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग को बहुत ध्यान में रखते हुए अपनी जो भी मटेरियल्स होते हैं उन सबको डिज़ाइन करना होता है। क्लियर? तो ये जो एक्सपेंशन है, थर्मल एक्सपेंशन, वो हम लोग हर रोज़ अपने चारों तरफ होते हुए देख पाते हैं या नहीं देख पाते, बट वो होते हैं। तो आप भी अपने चारों तरफ जो चीज़ें हैं उनको ऑब्जर्व करिए, तो आप जो फिजिक्स है उसको ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब कर पाएंगे। क्लियर? क्योंकि आप जब अपने चारों तरफ हो रही चीज़ों को देखेंगे तो आपके दिमाग में होंगे क्वेश्चंस, और जब क्वेश्चंस होंगे तो आप ढूंढेंगे उनका आंसर। क्लियर? जैसे कि आपने कभी ऑब्जर्व किया हो या ना किया हो कि अगर आपके घर में लकड़ी के दरवाजे हैं, ठीक है, तो बरसात के टाइम वो क्या होते हैं, बहुत टाइट हो जाते हैं बंद होने में। तो वो भी एक तरीके का क्या है, वॉल्यूम एक्सपेंशन है, बट वो किसकी वजह से हो रहा है? ह्यूमिडिटी की वजह से हो रहा है। तो अगर आपके घर में लोहे के दरवाजे हैं कहीं पर, तो वो गर्मियों में और ठंडियों में उनमें होता है वॉल्यूम एक्सपेंशन, उसकी वजह से वो अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। गर्मियों में वो थोड़े बड़े हो जाते हैं और ठंडियों में थोड़े श्रिंक कर जाते हैं। ठीक है, तो अब ये आपने जो चीजें हैं उनको ऑब्जर्व किया है या नहीं किया, वो आपके ऊपर है, बट आप क्या करिए, चीजों को ऑब्जर्व करिए, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती हैं चीजें। सर फिर तो जो कार, राना कह रहे हैं सर, जो कार के इंजन होते हैं वहां भी होता होगा? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, और वो डिज़ाइन ही करते हैं ऐसे। तो इंजीनियरिंग आखिर होती क्या है? इंजीनियरिंग साइंस और मैथ्स, उसका इस्तेमाल करके जो भी हम लोग की डिफ़िकल्टी आने वाली है, जो उनको समझ पे आ रहा है या आ रही हैं, उनको सॉल्व करते हैं। क्लियर? तो इंजीनियरिंग यही होती है, वहाँ पर वो उसको इंजीनियर जो होते हैं वो बनाते हैं, इस तरीके से उसको बनाते हैं। हाँ, उसके लिए भी उसको ऐसे बनाया जाता है ताकि जब वो चलना स्टार्ट हो
तो अपने आप को वो सब एडजस्ट करे। क्लियर? इसी को तो कहते हैं कि जो हम लोग की नई गाड़ियाँ होती हैं वो अलग तरीके से बिहेव करती हैं और जो थोड़ी पुरानी हो जाती हैं वो अलग तरीके से बिहेव करती हैं। क्यों? क्योंकि समय के साथ साथ उनमें जो चीज़ें लगाई गई थी इनिशियल फेज के हिसाब से वो धीरे धीरे करते बिगड़ती जा रही हैं। क्लियर? तो टाइम टू टाइम हमें अपने जो व्हीकल्स हैं उन पे जो भी उसका इंजन पार्ट्स हैं, बाकी पार्ट्स हैं, उनको भी देखते रहना चाहिए कि वो सही तरीके से बिहेव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्लियर? तो अब चलते हैं हम लोग आगे। एक बात और है राना, देखो कि जो हम लोग के कार के इंजन का जो मटेरियल होता है उसको भी ऐसे डिजाइन किया जाता है कि उसका जो अल्फा है या मान लीजिए बीटा है या गामा है, अल्फा बीटा गामा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन, ये लीनियर, ये स्पेशियल, सॉरी वो एरियल, और ये हम लोग का वॉल्यूम एक्सपेंशन। इन सब को मटेरियल इस तरीके का चूज किया जाता है कि ये बहुत ज़्यादा ना हो, यानी कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चेंज होने के बावजूद भी उनमें जो एक्सपेंशन हो वो कम से कम हो। बट सर जैसे कोल्ड प्लेसेस है वहाँ भी इंजन एक्सपेंड होता होगा, तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि वो जो मटेरियल्स होते हैं, मटेरियल्स की भी इंजीनियरिंग की जाती है ताकि वो जो मटेरियल निकल कर आए, हम लोग के एलॉयज बनाते हैं, वो जो एलॉयज निकल कर आए उनका ये जो ये है, ये कोफिशिएंट वो कम हो, यानी कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होने के बाद भी जो एक्सपेंशन है वो कम से कम हो। बात समझ पे आई? ये चीज आपने उसका नाम सुना होगा, इलेक्ट्रिकल फ्यूज का। इलेक्ट्रिकल फ्यूज कैसे काम करता है? इलेक्ट्रिकल फ्यूज एक ऐसे मटेरियल से बना होता है कि जब उसको उस एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा का करंट उस पर जाता है तो उस पर जो वायर रहती है, ठीक है, उस पर जो वायर होती है वो हीटअप होती है। क्या होती है? हीटअप होती है। और हीटअप होने की वजह से वो एक्सपैंड हो जाती है। उसका मटेरियल ऐसे बनाया जाता है कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट को जब रीच करे, ठीक है, तो जो हम लोग का हीट वाला इक्वेशन होती है I²RT, वहाँ से जो हीट है इस पे बढ़ जाए, तो हीट जब बढ़ जाएगी उसकी सर्टेन अमाउंट से, तो उस पर इतना ज़्यादा एक्सपेंशन हो जाता है कि वो किसी जगह से ब्रेक हो जाता है। क्लियर? तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो अल्फा बीटा गामा है उनको भी बना सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल को मिलाकर। तो ये भी ये जो है वो किसकी प्रॉपर्टी होती है? वो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। बात समझ पे आई? तो अब बढ़ते हैं आगे और आगे चलते हैं जहां पर अब हम लोग क्या देखेंगे कि जो अल्फा बीटा गामा है उनके बीच में क्या रिलेशन होता है। तो वो होता है कुछ ऐसा कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाई 2 इक्वल टू गामा बाई 3। तो हम लोग इसको यहां से ये भी निकाल सकते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू गामा बाई 3, और यहां से ये भी निकल के आ सकता है ये कि ये जो अब देखिए बीटा जो है वो तो इसके साथ रिलेट कर ही रहा है और ये इसके साथ रिलेट कर रहा है, तो इसको भी हम लोग एक तो इक्वेशन ऐसे बना सकते हैं, दूसरी ऐसे बना सकते हैं और तीसरी ऐसे बना सकते हैं, जो कि मैंने अभी यहाँ पर लिखी। क्लियर? तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स के ऊपर। तो थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स जो होता है, अब देखो उसमें लिक्विड के साथ खेल क्या होता है कि यहाँ पर उसके सरफेस या फिर किसी लाइन पे ऐसा एक्सपेंशन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि लिक्विड का कोई अपना शेप नहीं होता, ठीक है, वो उसी शेप के हो जाते हैं जिस कंटेनर में रखा जाता है, उसी कंटेनर के शेप के वो जो लिक्विड्स होते हैं बन जाते हैं। तो यहाँ लिक्विड्स में होता क्या है, जो वॉल्यूम है वो एक्सपैंड करता है, ठीक है, तो उस पे भी वो जो वॉल्यूम है वो दो तरीके से एक्सपैंड करता है। एक तो होता है हम लोग का एपरेंट एक्सपेंशन और दूसरा होता है रियल एक्सपेंशन। तो आखिर ये होते क्या हैं उनको अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो जो एपरेंट एक्सपेंशन होता है उसका अगर हम लोग को कोएफिशिएंट निकालना है तो वो कुछ निकल कर आएगा ऐसा कि गामा ए, क्योंकि वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है तो हो गया गामा, और एपरेंट एक्सपेंशन की बात है तो वो क्या हो गया कि गामा इज इक्वल टू एपरेंट एक्सपेंशन इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इनिशियल वॉल्यूम इनटू डेल्टा टी। तो ये यहाँ पर बन गया क्या, डेल्टा वी इंटू डेल्टा टी। क्लियर? ये होता है हम लोग का कोएफिशिएंट ऑफ एपरेंट एक्सपेंशन।
तो यहाँ पर डेल्टा वी क्या हो गया, वही अपरेंट चेंज इन वॉल्यूम, जितना हम लोग को समझ पे आ रहा है कि उतना चेंज हो रहा है। और दूसरा होता है वी, जो वी दिया हुआ है, वी हो गया हम लोग का कि इनिशियली कितना वॉल्यूम था। क्लियर। तो अभी क्या है, इन फॉर्मूले को याद रखिए, आगे जो हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे ना वहाँ पे समझेंगे कि इनको कैसे हमें यूज़ करना है। और फिर होता है हम लोग का क्या, दूसरा कोफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन। तो उसमें कुछ हम लोग के ये होता है कि डेल्टा वी आर और वी डेल्टा टी। तो ये हम लोग को चीज़ें दी रहती है, हम लोग को डायरेक्ट पुट करना होता है। तो इसमें ज़्यादा समझने वाली अभी कोई चीज़ नहीं है, बस इतना है कि वो जो लिक्विड है वो एक्सपेंड कर रहा है, वॉल्यूम एक्सपेंड कर रहा है, बिल्कुल वैसा ही जैसे कि हम लोग के पास वाटर हो, वाटर को हम लोग जब हीट करेंगे तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और जब वो ठंडा होगा तो वो डिक्रीज होगा। क्लियर। अब देखिए, वाटर के साथ एक और प्रॉपर्टी होती है जिसको हम लोग कहते हैं एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, या फिर पानी का असमान व्यवहार। और वो कैसा होता है कि बाकी जो मटेरियल्स होते हैं, बाकी मटेरियल्स का अगर हम लोग टेम्परेचर डिक्रीज करते जाएं तो जो डेंसिटी होती है वो बढ़ती जाती है, मतलब कि बहुत पास पास मॉलिक्यूल्स आते हैं और वॉल्यूम कम होता जाता है। मैं रिपीट कर दूं इसी बात को दोबारा, तो मैं ये कह रहा था कि अगर हम लोग वाटर लें, ठीक है, वाटर लें, तो उसमें क्या हम लोग देखेंगे कुछ अलग तरीके का बिहेवियर, किसके कंपैरिजन में, किसी दूसरे मटेरियल के कंपैरिजन में। जैसे कोई दूसरा लिक्विड है, कैसे, जो बाकी लिक्विड होते हैं उनमें क्या होता है कि जैसे जैसे जो टेम्परेचर होता है उसको डिक्रीज करते जाते हैं, तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो पास पास आते जाते हैं, यानी कि कम वॉल्यूम में ज़्यादा से ज़्यादा जो पार्टिकल्स होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं। तो कम वॉल्यूम में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिकल का मतलब कि उसकी जो डेंसिटी है वो बढ़ गई, डेंसिटी बढ़ गई। और जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है वैसे वैसे डेंसिटी बढ़ती जाती है, यानी कि टेम्परेचर और डिक्रीज होगा तो उतने ही मॉलिक्यूल्स और कम वॉल्यूम पे आकर इकट्ठा हो जाएंगे, यानी कि डेंसिटी और बढ़ गई। बट वाटर के साथ क्या होता है, ये वाला जो ट्रेंड है बहुत देर तक नहीं चलता। कैसे, आइए समझते हैं इस ग्राफ से। जैसे ये पॉइंट है, कुछ टेम्परेचर होगा, क्या होगा, कुछ टेम्परेचर होगा। अब इस टेम्परेचर से अगर हम लोग कम टेम्परेचर पर जाएं, उस वाटर को हम लोग कूल करें, ठीक है, उससे जो हीट है उसको निकालें, तो होगा क्या, जो पार्टिकल्स हैं वो कम वॉल्यूम पे आके आ जाएंगे। उसकी वजह से जो डेंसिटी है वाटर की वो इंक्रीज होगी। वाटर की देखो जो डेंसिटी है वो इंक्रीज ऐसे हुई, और हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते जाएं तो डेंसिटी और बढ़ेगी, और टेम्परेचर घटाते जाएं, बढ़ाते नहीं, सॉरी, टेम्परेचर और घटाते जाएं तो जो डेंसिटी होगी वो और घटती जाएगी। टेम्परेचर अगर घटाएं तो डेंसिटी बढ़ती जाएगी। मैं एक बार वॉल्यूम आ जाता है दिमाग में तो उस पर गड़बड़ हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, अभी डेंसिटी और टेम्परेचर की बात हो रही है कि इस तरह टेम्परेचर हम लोग घटाते जाएंगे तो जो डेंसिटी है वो बढ़ती जाएगी, जो डेंसिटी है वो बढ़ती जाएगी जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर घटा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही तो हो रहा है कि जो डेंसिटी है यहाँ पर बढ़ती जा रही है, क्योंकि कम वॉल्यूम पे वो चीज़ें आती जा रही हैं। बट एक पॉइंट आता है जिसको हम लोग कहते हैं यहाँ पर 4 डिग्री सेल्सियस वाला, जहाँ पर जो डेंसिटी होती है वाटर की वो अपनी मैक्सिमम लिमिट रीच कर जाती है। यानी कि इसके बाद जैसे ही हम लोग टेम्परेचर क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, वैसे ही जो पार्टिकल्स होते हैं वो फिर दूर दूर होने लगते हैं, यानी कि उनका वॉल्यूम फिर बढ़ने लगता है। क्लियर। तो उससे क्या होता है, डेंसिटी डिक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, और फिर ऐसे डिक्रीज होने लगती है। तो देखो ये था कुछ वाटर का अजीब सा व्यवहार, ठीक है, एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, जहां पर जो टेम्परेचर है वो कैसा हो रहा है, कम हो रहा है, तो डेंसिटी बढ़ती जा रही है, और 4 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है वाटर की। और उसके बाद जैसे जैसे फिर हम लोग और टेम्परेचर को कम करने लगते हैं तो डेंसिटी जो होती है उसकी और हमारी घटने की बजाय, मतलब डेंसिटी बढ़ने की बजाय घटने लगती है, ठीक है, डेंसिटी बढ़ने की बजाय डेंसिटी घटने लगती है, यानी कि उसका जो वॉल्यूम है वो और बढ़ने लगता है। और इस तरीके से हम लोग जानते हैं कि जो आइस होती है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करती है। तो अगर कुछ इस तरीके का बिहेवियर होता वाटर का,
तो क्योंकि जो आइस है उसका वाटर के कंपैरिजन में जो टेम्परेचर होगा वो कम होगा, उस हिसाब से जो आइस है वो ज़्यादा डेंस होनी चाहिए, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए, जिसकी वजह से उसको वाटर में डूब जाना चाहिए। जबकि ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जैसे ही वाटर कूल होते होते 4 डिग्री सेल्सियस पर आता है और 4 डिग्री सेल्सियस से जैसे ही टेम्परेचर और कम होता है, डेंसिटी उसकी घटने लगती है, डेंसिटी उसकी घटने लगती है। यानी कि अगर मैं इसको बनाऊं तो वो कुछ ऐसा बनेगा कि जैसे जैसे टेम्परेचर घट रहा है वैसे वैसे अगर पहले इतने में चीज़ें फैली हुई थी तो इतना हो गया, फिर इतना हो गया, उसके बाद फिर ये ऐसे फैलने लगता है। यहाँ पर ये 4 डिग्री सेल्सियस होता है टेम्परेचर और यहाँ पर सबसे नज़दीक पार्टिकल्स होते हैं और वॉल्यूम सबसे कम होता है। यहाँ पर डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है और वॉल्यूम सबसे कम होता है। इस केस पे अगर एक पर्टिकुलर हम लोग कोई ले, अच्छा सर रिपीट, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। ओके ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ सारी चीज़ें दोबारा। क्लियर? देखो, जो बाकी हम लोग के मटेरियल होते हैं, जो बाकी लिक्विड्स होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो हम लोग का टेम्परेचर है उस लिक्विड का, अगर उसको कम करते रहें, क्या करते रहें? कम करते रहें। समझिएगा ध्यान से, क्या करते रहें? कम करते रहें। तो जैसे जैसे हम लोग कम करेंगे तो उसका जो एक्सपेंशन है वो कम होता जाएगा, यानी कि जो पार्टिकल्स हैं वो पास पास आते जाएंगे। जैसे जैसे पार्टिकल्स पास आएंगे तो हम लोग कहेंगे कि जो डेंसिटी है वो बढ़ती जा रही है। तो अगर मैं यहाँ पर 3 चीज़ें लिख दूँ, एक टेम्परेचर, वॉल्यूम और डेंसिटी, क्योंकि जो वॉल्यूम और डेंसिटी का रिलेशन होता है वो कुछ ये होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू m/v, और यहाँ पर m क्या है? मास ऑफ जो भी मटेरियल है। तो यहाँ पर जो मास है वो हम लोग कांस्टेंट ले रहे हैं, तो रो और v क्या हो जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यानी कि अगर वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो डेंसिटी कम होगी, और डेंसिटी अगर हम लोग की ज़्यादा हुई तो वॉल्यूम कम होगा। क्लियर? तो अब यहाँ से समझिएगा, टेम्परेचर जैसे जैसे हम लोग कम कर रहे हैं तो वॉल्यूम अगर पहले इस टेम्परेचर पर इतना था तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो तो उतना ही है। तो क्योंकि ज़्यादा वॉल्यूम में फैले हुए थे तो इसकी डेंसिटी कुछ रही होगी, इसकी कुछ डेंसिटी थी। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे टेम्परेचर हम लोग और डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, टेम्परेचर और डिक्रीज किया तो उसकी वजह से जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम हम लोग का और कम होगा। ठीक है, वॉल्यूम और कम होगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट होती चीजें। तो वॉल्यूम कम हुआ और जो पार्टिकल्स हैं वो तो उतने ही हैं, वो कम स्पेस पे आ गए, तो मतलब पास पास आ गए, तो उनकी डेंसिटी क्या हो गई? बढ़ गई। जो उनकी डेंसिटी हुई वो क्या हो गई? बढ़ गई। जो भी यहाँ पर अमाउंट ऑफ डेंसिटी था उसके कंपैरिजन में अब क्या हो गई? डेंसिटी बढ़ गई। और जैसे ही हम लोग और टेम्परेचर कम करेंगे तो वॉल्यूम और डिक्रीज होगा, और वॉल्यूम डिक्रीज होने की वजह से जो पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल पास पास आ जाएंगे, तो इसकी जो डेंसिटी है वो और बढ़ जाएगी। बात समझ पे आई? ये कह रहा था मैं। अब पानी के साथ क्या होता है? पानी के साथ एक चीज होती है कि वो कुछ दूर तक तो ये फॉलो करता है, बट जैसे ही वो इस एक लिमिट को रीच करता है जहां पर कि टेम्परेचर होता है 4 डिग्री सेल्सियस, कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद जैसे ही हम लोग टेम्परेचर कम करते हैं, जैसे ही टेम्परेचर कम करते हैं वैसे ही इसका वॉल्यूम फिर से बढ़ जाता है, इसका वॉल्यूम फिर से बढ़ जाता है। तो यानी क्या हुई? डेंसिटी डिक्रीज हो गई। फिर जैसे ही हम लोग और टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो इसका वॉल्यूम और बढ़ जाता है और आइस में फिर वो पहुंच जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गए तो वो आइस वहां पर फॉर्म हो जाती है। क्लियर? यहां पर डेंसिटी उसकी और डिक्रीज हो गई। तो वही यहां पर ये बिहेवियर हमें दिख रहा है। समझ गए? बिल्कुल क्लियर हो गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब बात आती है थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैसेस की। तो जैसे कि हम लोग के वॉल्यूम का डेफिनेट शेप और साइज नहीं होता, इसकी वजह से उसके लीनियर एक्सपेंशन या एरियल एक्सपेंशन नहीं होता, सिर्फ वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है। उसी तरीके से जो गैसेस होती हैं वो भी क्या करती हैं? अपने में वॉल्यूम एक्सपेंशन करती हैं। क्लियर? तो देखो, गैसेस का एक पर्टिकुलर हम लोग के पास चैप्टर है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो वहाँ पे प्रेशर वगैरह उसका चेंज होना, ये सब उस पर डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हम लोग को यहाँ पर क्या देखना है? वॉल्यूम एक्सपेंशन देखना है। ठीक है, तो वो निकल कर आ जाएगा कितना हम लोग का, अगर हम लोग निकालना चाहें, बिल्कुल वही फॉर्मूला कि चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाई इनिशियल वॉल्यूम इनटू यहाँ पर डेल्टा
टी, तो इंटू 1/Δt लिखा हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं, सिर्फ एक ही वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है, इसको हम लोग रो से ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और किसका बात हो रही है, गैसेस का, तो पीजी ऐसे रिप्रेजेंट, रोजी ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फाइनल वॉल्यूम जो बनेगा गैस का वो क्या हो जाएगा, V प्राइम इज इक्वल टू V इंटू 1 प्लस अल्फा, यहाँ पर डेल्टा टी। यहाँ पर इसको अल्फा नाम दीजिए या रोजी नाम दीजिए, सेम ही चीज़ है, अल्फा दें या रोजी दें, कुछ भी दे सकते हैं, क्लियर। बट हमें समझना है कि वहाँ पर है क्या वो। तो हर एक गैस की अपनी भी प्रॉपर्टी होती है कि वो गिवन टेम्परेचर पर कितना ज़्यादा एक्सपेंड करेगी। तो वही यहाँ पर ये अल्फा या फिर रोजी कह लें, वो भी सेम ही चीज़ होती है, क्लियर। अब बढ़ते हैं एकदम हम लोग के जो इससे गैसियस एक्सपेंशन में कुछ थोड़ा डिफरेंट तरीके का प्रेशर एक्सपेंशन, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि जो हम लोग का गैस है वो प्रेशर चेंज करने की वजह से कितना ज़्यादा एक्सपेंड हो रही है या कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। क्योंकि जो गैसेस हैं, गैसेस को हम लोग प्रेशर अप्लाई करके भी उनका वॉल्यूम चेंज कर सकते हैं, लिक्विड के साथ ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। जबकि गैस के साथ क्या होता है कि जो गैसेस हैं उनको हम लोग कंप्रेस करके उसको, जो उसकी डेंसिटी है उसको चेंज करते हुए फिर टेम्परेचर चेंज करके उसको लिक्विफाई तक कर सकते हैं। तो गैसेस में प्रेशर एक्सपेंशन भी होता है, प्रेशर बढ़ा देंगे तो वो ऐसा कम वॉल्यूम पे आ जाएगा और प्रेशर डिक्रीज कर देंगे तो ऐसे वो फैल जाएंगे गैसेस, ठीक है। आपने लिक्विड नाइट्रोजन का नाम सुना होगा, तो नाइट्रोजन क्या है, हम लोग की गैस होती है, उसको हम लोग ने लिक्विफाई कर दिया प्रेशर इंक्रीज करके और टेम्परेचर घटा के वो बन जाती है। इसी तरीके से हीलियम भी हम लोग की होती है, लिक्विड ऑक्सीजन होती है, लिक्विड हाइड्रोजन होती है, ये सब हम लोग बना सकते हैं। तो अभी हम लोग को क्या देखना है, प्रेशर एक्सपेंशन ऑफ गैस। तो वो जो डिफाइंड होता है वो होता है बीटा से, गैसेस के लिए पर्टिकुलर, और ये निकल कर आता है डेल्टा पी, क्योंकि चेंज इन प्रेशर है यहाँ पे, जैसे वहाँ पर हम लोग का देख रहे थे कि वॉल्यूम में कितना चेंज हो रहा था, तो यहाँ पर हो गया डेल्टा पी डिवाइडेड बाई पी इंटू 1/Δt।